हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड गाइड एंड मेंटर सीए ताहा कलकत्ता वाला। सो गाइस, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज लीज। अगर आपने मेरी पहली दो वीडियोस देखी होगी अबाउट इंड एस 116, तो आपको समझा होगा वी वेर फोकसिंग ऑन व्हाट इज लीज का डेफिनेशन, कि सर राइट टू कंट्रोल क्या होता है। फिर वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में हमने बात किया था। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको वापस एक बार रिवाइज कराऊंगा कि पूरा आई विल लेड डाउन अ स्ट्रक्चर कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट इफ आई वांट टू क्लासिफाई एन कॉन्ट्रैक्ट एज लीज, देन व्हाट इज द मिडिल पॉइंट, व्हाट इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ व्हाट इज लीज। तो गाइज, अगर हम देखने जाए लीज का डेफिनेशन, तो हमने क्या पढ़ा था कि ए लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट that contains right to control, वापस that contain right to control क्या use of the identified asset for a period of time in exchange for consideration। अभी for a period of time मतलब क्या, कि अगर मैंने आपको सपोज कुछ ट्रक या तो कोई भी असेट आपको दिया है गिरवी लीज के लिए, say for 10 years, 15 years, 5 years, 7 years, so for a period of time is this 5 years के लिए दिया, 6 years के लिए दिया, 7 years के लिए दिया, then exchange for consideration, this is lease payment। कि अगर मैं आपको कुछ भी लीज पे दे रहा हूँ तो उसके बदले मैं कुछ तो लेने वाला ही हूँ ना, तो दिस इज व्हाट एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। इसके सम्स हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। मैंने आपको अब तक क्या पढ़ा था, राइट टू कंट्रोल क्या यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड असेट। तो गाइस, आज हमारा पूरा फोकस रहेगा इस पे, यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड असेट पे। आफ्टर दैट, जैसे मैंने बोला, मैं आपको पूरा एक बार लिंक करके दूंगा कि व्हाट इज लीज, एंड टुडे विल कंप्लीट व्हाट इज लीज। देन गाइस, विद इन 6 to 7, 5 to 6 लेक्चर्स के अंदर फुल इंडिया 116 विल बी कंप्लीटेड, एंड दैट विल बी क्वाइट बिग लेक्चर्स, सो स्टे ट्यून गाइस। सो अभी के लिए हमारा फोकस रहेगा व्हाट इज लीज पे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सो माय फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे अबाउट आइडेंटिफाइड एसेट अंडर इंडियाज 116 लीजेस। तो सर, अभी ये आइडेंटिफाइड एसेट क्या होता है, एंड यहाँ पे आपने लिखा है एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट, इसका मतलब क्या है। तो अभी हम लोग ये आइडेंटिफाइड एसेट का मतलब समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्जाम्पल। अगर आपने मेरी पहली दो वीडियोस देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया होगा ऑफ ट्रक, कि मैं हूँ एंड आप मेरे कूल व्यूअर्स, करेक्ट। तो मैंने आपको एक ट्रक दिया भाड़े पे मीन्स लीज पे, करेक्ट। तो अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना ऐसा लिख दिया कि आई विल गिव यू अशोक लेलैंड का ट्रक, एंड वो ट्रक जो है ना उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, उसका नेम प्लेट नंबर ये है, वो महाराष्ट्र के अंदर है, ऐसा है वैसा है, पूरा डिटेल्स लिख के मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही मैंने असेट को डिफाइन किया, मतलब एक क्लॉज वाला असेट, उसके अंदर असेट को पूरा डिफाइन किया कि वो असेट है क्या, ट्रक का पूरा बायोडाटा डाल दिया अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो उसका मतलब है कि that asset is an identified asset and it is explicitly stated in the contract। वापस, अभी हमारा एम क्या है आज सीखना, कि मैं असेट को कभी आइडेंटिफाइड असेट बोलूंगा। असेट तो अभी हमें सबको पता है कि व्हाट इज असेट, करेक्ट, बट व्हेन माय असेट विल बिकम आइडेंटिफाइड असेट इफ इट इज एक्सप्लिसिटली, ये यहाँ पे लिखा है ना, एक्सप्लिसिटली एज वेल एज इम्प्लिसिटली स्टेटेड, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि मैं आपको क्या दूंगा, ट्रक दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख लिया कि भाई मैं आपको ट्रक देने वाला हूँ। अभी व्हाट डू यू मीन द इम्प्लिसिट, इट मीन्स इनडायरेक्टली। अभी इनडायरेक्टली मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं आपको असेट देने वाला हूँ। तो अभी समझ लीजिए कि मैं ताहा हूँ, करेक्ट, ऑब्वियसली सीए ताहा। अभी मेरा बुक्स का फैक्ट्री है, लाइक आई राइट बुक्स इस, और मेरे अभी सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल, और मैं बुक्स लिख रहा हूँ ऑफ अकाउंटिंग अंडर इंडिया बाय सीए ताहा, ठीक है। एंड वो बुक्स मेरी बहुत कॉस्टली है, से 50,000 या तो 60,000 रुपीज़ की बुक है। आप मेरे पास आए, अभी के लिए यू कैन नॉट अफोर्ड फॉर बाइंग माई बुक, ठीक है। आपने मुझे क्या बोला कि मुझे बुक लीज पे चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है आप ले लीजिए, बट मेरी बुक की खास बात है कि उसके अंदर इंडेक्स नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे पास आए और बोले कि मुझे इंडेक्स भी चाहिए, ठीक है, मतलब वो बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है ना वो,
तो बोला ठीक है वो बन जाएगा, और इंडेक्स का बट क्या कहते हैं एक्स्ट्रा लीज पेमेंट्स होगा। मैं बोला मतलब उसके लिए और एक्स्ट्रा भाड़ा होगा। तो बोला हाँ हाँ चलेगा, हमें चलेगा चलेगा करके। ठीक है, तो अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, बट इसके अंदर मैंने लिखा नहीं कि मैं उसको क्या दूंगा, मैंने असेट मेंशन ही नहीं किया। बट अकॉर्डिंग टू माई नेचर ऑफ बिजनेस, आप मेरे पास आए, आप क्या मांगने के लिए है? मेरे लिए, मेरे पास बुक मांगने के लिए है, करेक्ट। एंड आपकी बुक जो है वो यूनिक है। यूनिक ऐसे मतलब बोलते हैं ना एकदम दिखने को आती है कि आपको इंडेक्स वाली बुक चाहिए। भले ही अगर आपको इंडेक्स वाली बुक नहीं चाहिए होती, आप बोल के जाते कि मुझे मॉडल नंबर ये वाला बुक चाहिए, तो भी ये जो बुक है वो आइडेंटिफाइड एसेट होता, बिकॉज वो मैंने इनडायरेक्टली पता है कि मैं आपको ये वाली बुक देने वाला हूँ, मीन्स अकाउंटिंग अंडर इंडियन में सीए ताहा कलकत्ता वाला की बुक देने वाला हूँ। तो दिस इज implicitly stated in the contract, not in the contract but according to the nature of our business, correct? तो अभी अगर मैं इसके अंदर और एग्जांपल लूँ इम्प्लिसिट के अंदर, तो अभी सपोज आई एम ताहा एंड यू आर माय कूल व्यूअर्स, करेक्ट? तो अभी मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर आई मेक बिस्किट्स। हमारे पहले एग्जांपल्स के जैसे हम लोग लेते थे बिस्किट्स, ठीक है, एंड मैं बिस्किट का एंड उसके अंदर आई मेक मोल्ड्स, मीन्स जो ढांचा होता है ना मोल्ड, वो डेटा आई मेक, करेक्ट? तो आप मेरे पास आए, आपने बोला मुझे एक ढांचा चाहिए, मोल्ड चाहिए, एंड आपने मुझे एक शेप दे दिया कि ये शेप का मुझे मोल्ड चाहिए, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ठीक है मैं आपको वो दे दूंगा। फिर आपने बोला नहीं नहीं मुझे लीज पे चाहिए, और वो आपने बोला कि मुझे 5 ईयर्स की लीज पे चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको 5 ईयर्स की लीज पे दे दूंगा। बट अब तक क्या हुआ है गाइस, अब तक मेरा मोल्ड बना नहीं है, करेक्ट? स्टिल क्या वो मोल्ड आइडेंटिफाइड एसेट होगा? यस गाइस, ये मेरा मोल्ड आइडेंटिफाइड एसेट होगा। व्हाई? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग में एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, भले ही मैं मेरे मोल्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, बट एक बार कमेंसमेंट हो गया लीज का, याद रखना एक बार कमेंसमेंट हो गया लीज का, तो मैं आपको वो जो मोल्ड दूंगा वो आप पहचान पाओगे कि हाँ ये मोल्ड है, मीन्स वो आइडेंटिफाइड एसेट है ये मोल्ड। बिकॉज एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में गाइस इट इज अपेरेंट कि जो मेरा मोल्ड है वो आइडेंटिफाइबल बन जाएगा, मीन्स वो पता चल जाएगा कि जो मेरे मोल्ड है वो मेरा आइडेंटिफाइड एसेट है। तो दिस इज व्हाट इम्प्लिसिट इज ऑल अबाउट, कि मुझे एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज, एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज आई विल गेट टू नो कि मेरा मोल्ड इज एन आइडेंटिफाइड एसेट। अगर ऐसा भी हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, देन ऑल्सो आई विल से कि द मोल्ड इज एन आइडेंटिफाइड एसेट बिकॉज इट इज इम्प्लिसिटली इनडायरेक्टली मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। आपको ये समझा गाइस? अगर आपको जो भी क्यूरीज हो यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट अस prithavigroup@gmail.com, ठीक है गाइस? सो अभी इसके अंदर भी अभी नेक्स्ट 2 पार्ट है, दैट इज अबाउट फिजिकली डिस्टिंक्ट पोर्शन एंड कैपेसिटी पोर्शन। अभी इसका मतलब क्या है? अभी फिजिकली डिस्टिंक्ट पोर्शन मतलब सपोज एक लार्जर एसेट है, मतलब बिल्डिंग, ठीक है। अभी आपको बिल्डिंग का ये 4 फ्लोर दिख रहा है हमें, 1 2 3 4। इसके अंदर सपोज आपको 2nd फ्लोर भाड़े पे चाहिए, लीज पे चाहिए, तो आप मेरे पास आए, आपने बोला कि मुझे 2nd फ्लोर लीज पे चाहिए। तो इट इज़ अ फिजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब एकदम अलग है, दिखाई दे रहा है। हाँ मैं उसको क्या कहते हैं 2nd फ्लोर पूरा दे सकता हूँ लीज पे। तो ये जो 2nd फ्लोर होगा ना, दिस विल बी एन आइडेंटिफाइड एसेट। मैं पूरे बिल्डिंग को आइडेंटिफाइड एसेट नहीं बोलूँगा, मैं ओनली जो 2nd फ्लोर दिख रहा है ना यहाँ पे उसको ही बस आइडेंटिफाइड एसेट बोलूँगा। इसमें कुछ भी डाउट है आपको? मोस्टली तो नहीं होनी चाहिए। चलो मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जो ये एग्जांपल हर जगह लिखा हुआ है कि सपोज वायर्स एज इन सर्वर्स। अभी मेरा एक सर्वर रूम है, ठीक है। अभी आप मेरे पास आए, आपने क्या बोला कि ये पूरे से सर्वर रूम के अंदर, मतलब इतने सारे सर्वर्स है, सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी, सर्वर डी, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ओके। तो आपने कहा मुझे कि आपको पूरा सर्वर ए चाहिए जहाँ पे आपको डेटा स्टोर करना है। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है आप ले लीजिए। आपने बोला मुझे लीज पे चाहिए। तो पूरा मेरे सर्वर रूम के अंदर ये जो सर्वर ए है ना, दैट इज एन फिजिकली डिस्टिंक्ट पोर्शन, मतलब मैं उसको अलग कर सकता हूँ बाकी सब सर्वर से। अगर मैं सब इसको अलग कर सकता हूँ बाकी सब सर्वर से एंड आपको लीज पे दूंगा, लीज मतलब वो सर्वर तो उधर ही रहेगा बट आपको मैं लीज पे दे रहा हूँ, आप अपना डाटा उधर स्टोर कर सकते हो,
then it is what? It is a physically distinct portion from every other server. So this is an identified asset. अभी ये क्यों इसमें एम्फेसिस दे रहा हूँ? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटी पोर्शन. अभी कैपेसिटी पोर्शन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल इज पेट्रोलियम. इसका मतलब क्या? अभी मैं सपोज एक पेट्रोलियम में तो गैस की कंपनी हूँ, ठीक है, एंड अभी मैं जो गैस है तो पेट्रोलियम जो है प्रोडक्ट्स है वो ट्रांसफर करता है, वो एक पाइपलाइन से ट्रांसफर करता है. अभी आपको इमेज में दिख रहा होगा ये पाइपलाइन, करेक्ट? तो अभी आपने बोला कि देखो ये 3 पाइपलाइन दिख रहा है आपको, ठीक है. तो आपने बोला कि ये जो छोटा वाला पाइपलाइन जहाँ पे मेरा एरो है वो मैं यूज़ नहीं करता, वो ऐसे ही पड़ा है, मतलब मैंने बना के रखा है इमरजेंसी यूज़ के लिए. तो आपने क्या बोला मुझे कि मैं भी, मतलब आप भी है ना गैस डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो आपने बोला कि क्या ये जो लाइन है ये, क्या मैं इसको लीज पे ले सकता हूँ क्या? तो मैंने बोला हाँ ले लीजिए, मतलब क्या 5 ईयर्स है तो 10 ईयर्स के लीज पे ले लीजिए. तो आपने बोला ठीक है. तो मैंने आपको पूरा ये जो लाइन है ना, पूरा लाइन आपको लीज पे दे दिया. तो ये लाइन से जो भी सब्सटेंशियली आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा, सब्सटेंशियली ऑल, यहाँ पे एम्फेसिस देना है इस पे, सब्सटेंशियली ऑल, अगर आपको जो भी ये पाइपलाइन से, ये पाइपलाइन आइडेंटिफाइड एसेट हुआ, करेक्ट, बिकॉज ये पूरा अलग पाइपलाइन है, करेक्ट. तो आपको जो भी पूरा सब्सटेंशियली ऑल अगर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा ये जो पाइपलाइन है ना, इट इज़ एन आइडेंटिफाइड एसेट. अभी मैं उसके अंदर और डीप में जाता हूँ. अभी सपोज आपको ये वाला पाइपलाइन चाहिए, ये जो दिख रहा है, करेक्ट. अभी इसके अंदर कंपोनेंट्स है, ठीक है, 1 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट. तो आपने क्या मुझे बोला कि मुझे कंपोनेंट चाहिए, मतलब बोलते हैं ना वो कैपेसिटी चाहिए, एज इन ये कंपोनेंट नहीं, एज इन कैपेसिटी चाहिए. ये पाइप का आपको 95% कैपेसिटी चाहिए. तो बोला ठीक है, आप 95% कैपेसिटी ले लो लीज पे, 5% मैं खुद से मेरे से ट्रांसफर करूंगा. अभी आपके पास, आप भी गैस बेच रहे हो, मैं भी गैस बेच रहा हूँ, तो गैस मिक्स हो तो क्या फ़ायदा है? तो ठीक है. तो अभी 95% कैपेसिटी आप ले रहे हो, एंड 95 इज ऑब्वियसली सब्सटेंशियली ऑल के अंदर कवर हो रहा है. सब्सटेंशियली ऑल मतलब क्या? अभी मेजर देन, मतलब मोर देन 90, और इट इज़ अ जजमेंटल कॉल. सब्सटेंशियली ऑल जैसे मैंने बोला इंड AS 116 ने डिफाइन नहीं किया है, बट इट इज ऑब्वियस कि बोलते हैं मीन्स मेजर देन 90, लाइक ग्रेटर देन 90. तो अगर आप कैपेसिटी पोर्शन का, ये पाइपलाइन का सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द पाइपलाइन कैपेसिटी को, ये पाइपलाइन की कैपेसिटी को लीज पे ले रहे हो, तो दिस कैपेसिटी इज एन आइडेंटिफाइड एसेट. आपको समझाइए. और अगर ये सब्सटेंशियली ऑल नहीं हुआ, लाइक अगर आप ये कैपेसिटी का, ये पाइपलाइन की सब कैपेसिटी सपोज 100 मेट्रिक क्यूब सपोज, तो आप ओनली 30 है तो 40 मेट्रिक क्यूब ले रहे हो, तो 50 है तो 60 मेट्रिक क्यूब ले रहे हो, देन सब्सटेंशियली ऑल कवर नहीं होता है. सब्सटेंशियली ऑल इज जनरली ग्रेटर देन 90, although it is not defined, but it is according to various business practices. So आपका ये जो लीज है ना, आपने जो लीज पे लिया है 30%, ये मेरा आइडेंटिफाइड एसेट नहीं होगा. दिस वोंट बी क्लासिफाइड एज एन आइडेंटिफाइड एसेट. आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट है गाइस? अगर डाउट हो तो आपको पता है द कोड prithavigroup@gmail.com पे आपको मेल कर देना है मुझे, ठीक है. तो अभी हम नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, दैट इज सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स. पहले एक बार हम वापस पूरा रिवाइज कर लेते हैं. अब तक जितना पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमें आइडेंटिफाइड असेट जानना है. असेट को आइडेंटिफाई कभी बोलेंगे हम कि अगर वो इम्प्लिसिटली या तो एक्सप्लिसिटली लिखा हो. एक्सप्लिसिटली मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में दिखा है ना आपको, एक्सप्लिसिटली लिखा है मैंने ट्रक. इम्प्लिसिटली मतलब भले ही अब तक ट्रक बना नहीं है, बट मैं अभी ही बोल दिया है मैंने कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें ऐसे ऐसा चाहिए, और जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ द लीज होगा मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा वो लीज, वो असेट को, देन मैं बोलूँगा कि हाँ ये इम्प्लिसिटली भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है, सो दिस इज एन आइडेंटिफाइड एसेट. देन मैंने आपको बोला फिजिकली डिस्टिंक्ट पोर्शन, मतलब सर्वर का एग्जांपल दिया, बिल्डिंग का एग्जांपल दिया. अगर मैं पूरे लार्जर एसेट में से, याद रखना, लार्जर एसेट में से एक पार्ट आपको दे पा रहा हूँ, देन इट इज नोन एज फिजिकली डिस्टिंक्ट पोर्शन. दूसरा क्या है? कैपेसिटी पोर्शन. अगर ये कैपेसिटी है 100 मेट्रिक क्यूब की, सपोज एक टब है, टब के अंदर अगर आप टब के अंदर कैपेसिटी को ले रहे हो लीज पे, याद रखना, टब के अंदर कैपेसिटी को ले रहे हो लीज पे, तो अगर आप जब तक सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द कैपेसिटी नहीं ले लेते, सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट आपको नहीं मिलता है,
देन मैं बोलूँगा कि ये कैपेसिटी पोर्शन जो अपने कैपेसिटी ली है, इट इज़ नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट. कैपेसिटी इज नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट अनलेस सब्सटेंशियली ऑल ना हो. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सब्सटेंशियली ऑल. तो अभी हम मूव करते हैं सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स पे. ओके, तो अभी हम सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट देखेंगे. अभी सब्स्टिट्यूशन राइट मतलब क्या? बदलना. बदलना मतलब अगर मैंने मेरे पहले एग्जाम्पल में आपको बोला था कि ट्रक है, अगर मैं ट्रक को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ट्रक को लेके आपको दूसरा ट्रक देता हूँ, या तो कार देता हूँ, या तो ऑटो रिक्शा देता हूँ, दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन, मतलब बदलना. तो अगर सप्लायर के पास, या तो देखो सप्लायर के पास अगर सब्स्टिट्यूशन राइट है, और वो सब्स्टिट्यूशन राइट कौन सी होनी चाहिए? सब्सटेंटिव. ठीक है, अगर सप्लायर के पास सब्स्टिट्यूशन राइट है एंड अगर वो सब्स्टिट्यूशन राइट सब्सटेंटिव होगी, तो मैं क्या बोलूँगा? इसका मतलब क्या? तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? तो कस्टमर डज नॉट हैव राइट टू यूज एन आइडेंटिफाइड एसेट. कस्टमर डज नॉट हैव राइट टू यूज एन आइडेंटिफाइड एसेट. तो व्हाट इज लीज ही नहीं होगा ये. तो मतलब क्या, जो मेरा हम लोग ने लीज के डेफिनेशन में देखा था, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट. अगर सप्लायर के पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है, तो कस्टमर के पास राइट टू यूज एन आइडेंटिफाइड एसेट नहीं होगा. आपको इतना समझा? अभी आप बोल रहे हो सब्सटेंटिव सब्सटेंटिव, तो सब्सटेंटिव मतलब क्या? और सप्लायर के पास कभी आएगा सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट? तो अगर ये दो कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है बॉक्स के अंदर, अगर ये एंड मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन अगर फुलफिल हुई, देन मैं बोलूँगा कि सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है. किसके पास? सप्लायर के पास. मेरे पास, मैंने आपको ट्रक दिया है, मेरे पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है. ठीक है गाइस, तो वो दो कंडीशन क्या है? पहला, प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव असेट्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज. इसका मतलब क्या कि मैं सप्लायर हूँ, करेक्ट. अभी मेरे पास प्रैक्टिकल एबिलिटी होनी चाहिए. मतलब क्या कि मेरे पास अभी सब्स्टिट्यूट करने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए, करेक्ट. सपोज अभी मैं नया नया मार्केट के अंदर आया, ठीक है, मैंने एक ट्रक बनाया और आपको दे दिया लीज पे, ठीक है. बट अभी मेरे पास कुछ दूसरा अल्टरनेटिव रिसोर्स नहीं है, मतलब नई कार है मेरे पास, नई ऑटो रिक्शा है, बट एक ही ट्रक थी. लाइक मैंने स्टार्टअप किया, मैंने स्टार्टअप करके मैंने ट्रक बनाया, आपको दिया, बट मेरे पास कुछ अल्टरनेटिव है ही नहीं जिससे मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर पाऊँ. तो अगर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये कंडीशन गई. ठीक है, मतलब सप्लायर के पास राइट होना चाहिए, मतलब वो बोलते हैं ना कि ट्रक को बदल पाए, वो ट्रक को लेके दूसरा असेट डाल पाए, वो उसके बजाय मतलब ट्रक को चेंज कर पाए. ठीक है, बट अभी इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस इज दैट, दिस इज थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज. इसका मतलब क्या कि अभी आप बोलोगे कि सर अभी ट्रक है, मैंने आपको ट्रक दिया यूज करने के लिए, लीज पे दिया आपको, करेक्ट. बट आपकी ट्रक खराब हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है कि अगर ट्रक खराब होती है तो सप्लायर उसको चेंज करके देगा. तो इसका मतलब क्या है? सप्लायर के पास राइट आ गया किसका? सब्स्टिट्यूट करने का. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने लिखा है ऐसा कि अगर ट्रक आप भी अगर मेरे से कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो आपको अंदर इतना कॉमन सेंस होगा ही ना कि अगर ट्रक खराब हो गया तो आप मेरे से ही बनवाओगे, करेक्ट. तो आपने ऐसा लिखवा दिया मेरे से कि अगर ट्रक खराब होगा तो ट्रक को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा थोड़े टाइम के लिए, ट्रक को रिपेयर करूँगा, वापस आपको दे दूँगा. ठीक है, तो गाइस अभी ये वर्ड पे एम्फेसिस डालो, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज. इसका मतलब क्या कि मेरा सब्स्टिट्यूशन राइट आता है कभी अगर आपका ट्रक खराब होता है तो, या तो कोई ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, या तो कोई पर्टिकुलर डेट. अगर ऐसा कुछ होता है, वापस अगर सप्लायर के पास सब्स्टिट्यूशन राइट आता है ऑन एन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट. ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट मतलब क्या? आपका ट्रक खराब होना, ट्रक जल जाना, ट्रक का डेथ हो जाना, कुछ भी हो. तो अगर ऐसा कुछ होता है एंड इसकी वजह से अगर मैं चेंज करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ असेट, देन ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी. वाई? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज. असेट के स्टार्ट से लेके असेट के एंड तक, भले ही जब भी सप्लायर चाहे तभी चेंज कर सकता है. अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, देन इट इज नोन एज सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट. अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऑकरेंस ऑफ इवेंट पे ही करेगा, देन ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं होगी. अभी एंड में मैंने लिखा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स.
सर ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हर जगह आ जाता है। आपने हमें पिछली वीडियोस के अंदर राइट टू कंट्रोल बताया था, उसके अंदर भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स आया था। ये है क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स? इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब जो मुझे पैसा मिलने वाला है, जो मुझे सब्सटीट्यूशन की वजह से पैसा मिलने वाला है, और जो मैं खर्चा इनकर करूँगा तो मुझे जो पैसा मिलेगा, जो मेरा फ़ायदा होगा, अगर वो खर्चे से ज़्यादा होगा देन इट इज़ नोन एज इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब क्या कि सपोज अभी मैंने आपको ट्रक दिया, जैसे मैंने बोला मैं स्टार्टअप था, मैंने आपको ट्रक दिया, ठीक है। अभी वो ट्रक के अंदर ना घड़ी घड़ी रिपेयर्स के बहुत खर्चे आ रहे थे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक नया ट्रक बनाया और वो ट्रक को आपसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो खर्चे हो रहे थे एवरी मंथ जो मतलब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसी चीज़ की वजह से जिसकी वजह से खर्चे हो रहे थे, करेक्ट। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अभी खर्चा होना बंद हो गया बिकॉज मैंने आपको सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिला, सप्लायर को इकोनॉमिक बेनिफिट मिला। क्यों? बिकॉज मेरे खर्चे बंद हो गए, बिकॉज मैंने असेट को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए। तो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक बेनिफिट इज ऑल अबाउट। मतलब ये बहुत इजी है कि मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना चाहिए। अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ट्रक को, मुझे कुछ तो फायदा होना चाहिए। मैं ऐसे ट्रक को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और मुझे नुकसान होते जा रहा है, तो सप्लायर पागल है क्या कि वो ऐसा ट्रक को सब्स्टिट्यूट करते बैठेगा? तो अभी आपको समझा कि सप्लायर अगर दो कंडीशन फुलफिल कर देता है तो मैं उसको बोलूँगा कि सप्लायर के पास एक पावर आ गई। कौन सी? सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट की। इससे क्या होगा, कस्टमर के पास राइट नहीं रहेगा टू यूज एन आइडेंटिफाइड असेट। मतलब ये लीज ही नहीं कहलाएगा। व्हाट इज लीज का पढ़ने का फायदा ही खत्म अगर पहले ही कंडीशन फुलफिल नहीं होता सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट का, ठीक है। तो दो पहले कंडीशन क्या था कि प्रैक्टिकल एबिलिटी होनी चाहिए टू सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट असेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। मैंने थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज पे फोकस डाला था कि कोई ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट पे होता है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। और फिर मैंने क्या बोला था, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए सब्स्टिट्यूट करने की वजह से, ठीक है। अभी यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए ना इंड AS 116 ने एक हिंट दिया है कि अगर सपोज मैंने आपको है ना एक मशीनरी बना के दी, वो जो आपके प्लेस पे मैं आया, आपके प्लेस में मैंने एक मशीनरी बना के दी, पूरी ग्राउंड से कंस्ट्रक्टेड मशीनरी बना के दी, ठीक है। फिर तो इंड AS 116 क्या कहता है कि अगर कस्टमर की जगह पे अगर कोई मशीनरी है या तो प्लांट है या तो कोई भी आइडेंटिफाइड एसेट है और अगर आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना है तो एज अ प्रिज्यूम किया जाता है। प्रिज्यूम मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा सोचा जाता है कि क्लाइंट से निकालो, मतलब वो मशीनरी को निकालो, अपने पास लेके आओ, फिर वापस जाओ, वापस वो मशीनरी को इंस्टॉल करो। तो इससे क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरली सप्लायर को नहीं होता, उल्टा भी हो सकता है। मतलब क्या, बेनिफिट कैन बी मोर देन कॉस्ट, बट आइडियली अगर कस्टमर की जगह पे मशीनरी को मैंने दिया लीज पे, मशीनरी को फिट करके दिया, तो आइडियली दिस इज एन हिंट कि इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा। मीन्स ये सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होगा सप्लायर के पास। अभी और एक जो इंड AS 116 के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज B19, पैरा नंबर B19। अभी B19 क्या है? B19 is a practical expedient. Practical expedient means what? Exception. Exception मतलब क्या कि अगर एट द स्टार्टिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा क्या कि सप्लायर का सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है कि नहीं, देन मैं मानूंगा कि सप्लायर का सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है ही नहीं। आपको ये समझा? अगर कस्टमर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा या तो सप्लायर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, ये तो है कि नहीं, मतलब आई एम डाउटफुल कि मुझे नहीं पता कि सप्लायर के पास एबिलिटी है तो उसको मुझे क्या पता कि उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुआ कि नहीं, तो मैं मान लूंगा कि सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट इज नॉट प्रेजेंट। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट मतलब क्या है? एन एक्सेप्शन जो इंड AS 116 ने दिया है। और एक एक्सेप्शन आपको 109 में आएगा when we will study ECL, expected credit loss. So अभी आपको इतना समझा व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन राइट। तो बस गाइस हमारा व्हाट इज लीज हो गया। अभी हम एक बार मॉड्यूल दिखेंगे, मॉड्यूल के बाद पूरा व्हाट इज लीज पूरा रिवीजन करेंगे, खत्म होता है व्हाट इज लीज। ओके गाइस, सो अभी चलो मॉड्यूल दिखते हैं।
So guys, this is the module of CA final and it is of Ind AS 116 FR Financial Reporting. So अभी हमने क्या देखा था अबाउट आइडेंटिफाइड एसेट कि आइडेंटिफाइड कैसा होगा, एक्सप्लिसिटली भी होगा या तो इम्प्लिसिटली भी होगा. तो ये जो इलस्ट्रेशन है ये मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं एग्जाम्पल्स के अंदर, तो आप एक बार बस इसको रीड कर सकते हो. देन हमने देखा था अबाउट सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स. देखो यहाँ पे लिखा है कि सप्लायर का राइट सब्सटेंटिव होना चाहिए अगर दोनों बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. तो क्या थी गाइस, एक प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट असेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, ये मैंने बोला था. एंड दूसरा क्या था, इकोनॉमिक बेनिफिट. यहाँ पे यही लिखा है, प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव असेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज. एंड दूसरा क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट. तो यहाँ पे लिखा है देखो, सप्लायर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली. देन हमने पढ़ा था कि अगर कोई, वो ट्रक का एग्जांपल लिया था कि अगर ट्रक खराब हो जाती है उसकी वजह से अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है तो इट इज़ नॉट ए सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट. तो यहाँ पे भी देखो यही लिखा है, अगर कोई पर्टिकुलर डेट पे या तो कोई ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट पे सप्लायर का राइट विल नॉट बी सब्सटेंटिव. ठीक है, बिकॉज उसके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है टू सब्स्टिट्यूट राइट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज. ठीक है, आपको ये समझा क्या? अभी गाइज आपको मैंने एक चीज़ नहीं पढ़ाई थी, मीन्स इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, फिर मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एट द इंसेप्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब भी 116 का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो उसके तभी ही हमें देख लेने का कि सप्लायर का राइट सब्सटेंटिव है कि नहीं. बिकॉज अगर सप्लायर का राइट सब्सटेंटिव हुआ तो ये तो लीज ही नहीं कहलाया जाएगा, तो ये तो देखना पड़ेगा ही. बट वाइल एनालाइजिंग कि सप्लायर का राइट सब्सटेंटिव है कि नहीं, हमें फ्यूचर के जो आने वाले कंडीशंस होंगे या तो फ्यूचर के जो आने वाले इवेंट्स होंगे उसको एक्सक्लूड करना है फ्रॉम इवेल्युएशन. दैट आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इवेल्युएशन. तो क्या है, वो क्या क्या चीज़ आ सकती है फ्यूचर के अंदर जिसको हमें कंसिडर नहीं करना आज एट द इंसेप्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल इवेल्युएटिंग सप्लायर सब्स्टिट्यूशन राइट. तो ये 4 चीज़ है. ये अग्रीमेंट बाय फ्यूचर कस्टमर, अगर कोई फ्यूचर के अंदर कोई कस्टमर आ रहा है मेरे पास कि आपको, जो मेरे कूल व्यूअर्स है वो मुझे बस 50,000 रुपीज़ देते हैं फॉर अ ट्रक पर मंथ एंड मैं आपको 1 लाख दूंगा, तो भी मैं लालच में आ गया तो मैंने आपस को लेके उसको दे दिया. तो दिस इज़ अ फ्यूचर इवेंट, करेक्ट. या तो कोई इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हो जाती है, या तो द डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर यूज ऑफ द एसेट और द परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट. तो मार्केट प्राइस चेंज होता है एसेट का. ठीक है. एंड अभी जहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट चीज़ जो देखी थी वो थी दिस, बेनिफिट द सप्लायर इकोनॉमिकली, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए. फिर यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर असेट कस्टमर के प्रीमाइसेस पे लोकेटेड है तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि सप्लायर का जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है उसको नहीं मिलेगा. तो ये यहाँ पे वही लिखा है कि अगर असेट कस्टमर के प्रीमाइसेस पे लोकेट है तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. मीन्स इट इज़, वी आर जस्ट प्रिज्यूमिंग. अगर ऐसा नहीं भी हो सकता है तो ऑब्वियसली वी हैव टू एनालाइज दिस. एंड अगर कस्टमर नहीं जान पा रहा कि सब्स्टिट्यूशन राइट है कि नहीं तो हम मान लेंगे कि सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है. प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट B19 पैरा. सो दिस इज, यहाँ पे लिखा है इसको, कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिट अनड्यू एफर्ट टू प्रोवाइड एविडेंस दैट सब्स्टिट्यूशन राइट इज नॉट सब्स्टेंटिव. ठीक है. एंड इट कैन नॉट बी रेडिली डिटरमाइन. तो सब्स्टिट्यूशन राइट सब्सटेंटिव नहीं होगा. ठीक है गाइस. अभी ये जो एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी आपको कवर करके दिए हैं इन माय एग्जांपल्स व्हेन आई वाज टेकिंग एग्जांपल्स व्हेन आई वाज टीचिंग. ठीक है. फिर भी अगर आपको डाउट होता है pretavi@gmail.com पे मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो. देन यहाँ पे हम लोगों ने फिजिकली डिस्टिंक्ट का देखा था कि बिल्डिंग है सर, बिल्डिंग का अगर क्या कहते हैं सेकेंड फ्लोर चाहिए तो इट इज़ अ फिजिकली डिस्टिंक्ट थिंग. देखो यहाँ पे 1 फ्लोर विद इन द बिल्डिंग में ऑल्सो बी कंसिडर्ड फिजिकली डिस्टिंक्ट. ठीक है. फिर हमने देखा था कैपेसिटी पोर्शन वाला, तो देखो यहाँ पे भी दिया है कैपेसिटी पोर्शन का. पाइपलाइन है, पाइपलाइन का 95% अगर ले रहा है तो हाँ इट विल बी एन आइडेंटिफाइड एसेट. बट अगर सपोज लेस देन 95 मतलब सब्सटेंशियली और कवर नहीं हो रहा तो इट इज़ नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट. ठीक है गाइस. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हमारा व्हाट इज लीज का डेफिनेशन. तो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली यू नो द कोड, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. बट वीडियो एंड करने से पहले
हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज किस पे करेंगे? इस पे, वेदर एन एग्रीमेंट कंटेन्स अ लीज। तो अभी हम ये रिवाइज करते हैं, उसके बाद द वीडियो एंड्स। ओके गाइस, तो अगर आपको इतना तक ही समझा हो और आगे को रिविजन है तो आप वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, और अगर आपको वापस एक बार रिवाइज करना, एक बार फ्लो देखना है, सो यू कैन कंटिन्यू द वीडियोस। थैंक यू गाइस। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे ऑल अबाउट लीज, व्हाट इज अ लीज का पूरा एक समरी, मतलब एक पूरा रिविजन। तो उसके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड दिस चार्ट, अगर आपको ये दिख रहा हो तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये चार्ट को अभी यही चार्ट स्क्रीन पे दिखेगा और मेरी अभी आवाज सुनाई देगी, एंड आई विल डिक्टेट दिस चार्ट। सो दिस हाउ विल कंप्लीट व्हाट इज लीज का रिवीजन। ओके गाइस, के अभी हम देखेंगे व्हाट इज लीज एकदम समरी में। तो लीज के अंदर अभी हमने पहले क्या देखा था कि सर लीज इज व्हाट, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट। ये देखो, राइट टू कंट्रोल क्या, यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट। तो गाइस, आज ही हमने पढ़ा था आइडेंटिफाइड एसेट के अंदर कि आइडेंटिफाइड एसेट क्या होता है। एक्सप्लिसिटली अगर लिखा हो या तो इम्प्लिसिटली अगर लिखा हो तो भी चलेगा, एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट, करेक्ट। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा था गाइस, कि फिजिकली डिस्टिंक्ट पोर्शन एंड कैपेसिटी पोर्शन। फिजिकली डिस्टिंक्ट पोर्शन के अंदर हमने बिल्डिंग देखी थी कि अगर कोई बिल्डिंग है और अगर वो बिल्डिंग का सेकेंड फ्लोर या तो फर्स्ट फ्लोर या तो सर्वर ए सर्वर बी, अगर मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, अगर वो अलग है एंड अगर मैं वो फिजिकली डिस्टिंक्ट पोर्शन लीज पे लेता हूँ, तो दैट फिजिकली डिस्टिंक्ट पोर्शन विल बी एन आइडेंटिफाइड एसेट। देन हमने क्या पढ़ा था, कैपेसिटी पोर्शन के बारे में, वो पाइपलाइन के बारे में पढ़ा था कि एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन के अंदर क्या, पाइपलाइन की कैपेसिटी मुझे यूटिलाइज करनी है, पाइपलाइन की कैपेसिटी मुझे लीज पे लेनी है, तो उसके अंदर वो सब्सटेंशियली ऑल होना चाहिए। वो 95% का एग्जांपल दिया था मैंने कि 95% अगर मैं यूज कर रहा हूँ वो कैपेसिटी पोर्शन, देन ही वो कैपेसिटी पोर्शन आइडेंटिफाइड एसेट कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा। सब्सटेंशियली ऑल डिफाइन नहीं किया है 116 के अंदर गाइस। एंड अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज जो मेन क्रक्स है, कस्टमर के पास राइट नहीं है। अगर सप्लायर के पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट हुआ, देन सप्लायर के पास राइट है एंड कस्टमर के पास राइट नहीं है टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट। तो अभी मेन क्या है, मैं कभी बोलूंगा कि सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है, तो पहला क्या है, प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, करेक्ट। प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि सप्लायर जब भी चाहे वो अपने एसेट को बदली कर सकता है। मैंने ट्रक का एग्जांपल दिया था, सप्लायर जब भी चाहे ट्रक को बदल सकता है। एंड मैंने मेन क्या बोला था, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज पे एम्फेसाइज किया था कि कोई पर्टिकुलर ऑफर है, लाइक ट्रक खराब होती है तभी ही मैं बदलूं, ऐसा नहीं चाहिए। जब भी कुछ क्या कहते हैं, जब भी सप्लायर चाहे तभी वो चेंज कर सकता है ट्रक। देन मैंने क्या बताया था, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में बताया था कि सप्लायर को इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलना चाहिए, करेक्ट। तो एक प्रैक्टिकल एबिलिटी एंड दूसरा इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मैंने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अंदर और एक चीज बताया था कि अगर कस्टमर के प्रीमाइसेस में लोकेटेड है, अगर कस्टमर के प्रीमाइसेस में लोकेटेड है क्या वो लीज एसेट, तो सप्लायर का जनरली जो इकोनॉमिक बेनिफिट है ना वो नहीं होगा। सप्लायर का जो जनरली इकोनॉमिक बेनिफिट है उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज उसका बहुत सारे खर्चे लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे और चेंज के खर्चे और दूसरे मशीनरी बना के खर्चे, जो भी खर्चे हो वो। अभी नेक्स्ट क्या मैंने बोला था इसके अंदर, मैंने बात किया था अबाउट B19 पैरा। B19 पैरा में क्या बोला था मैंने कि अगर कस्टमर या तो सप्लायर नहीं पहचान पा रहे एट द इंसेप्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कि सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है कि नहीं, देन हम मान लेंगे कि सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, देन हम मान लेंगे कि सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। तो हमारे ये फोकस आइडेंटिफाइड एसेट पे था। फिर मैंने आपको पिछली 2 वीडियो में क्या बताया था, राइट टू कंट्रोल। अभी मैं कभी बोलूँगा कि कस्टमर के पास राइट टू कंट्रोल है, हमें कस्टमर को देखना है कि कस्टमर के पास राइट टू कंट्रोल है कि नहीं। मतलब मैं सप्लायर हूँ, आप कस्टमर हो, करेक्ट। तो अगर 2 चीज़ें फुलफिल होती है, क्या, राइट टू, पहला क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट, और दूसरा क्या है, राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट, ठीक है।
तो हमने एक लेक्चर पूरा इस पे दिया था कि ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब क्या, राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब क्या। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये सब्सटेंशियली ऑल का वर्ड जो है ये इंड AS 116 में डिफाइन नहीं किया गया है। तो जैसे मैंने बोला राइट टू कंट्रोल देखना पड़ेगा कि कस्टमर के पास राइट टू कंट्रोल है कि नहीं। तो उसके अंदर दो चीज़ है, एक सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना चाहिए और डायरेक्ट टू यूज होना चाहिए। ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब क्या, अगर मैंने आपको लीज एसेट दिया, मैंने बिस्किट का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बिस्किट बनाने वाली मशीन दी, तो उसमें से जो बिस्किट्स निकल रहे हैं, जो गुड्स निकल रहे हैं, आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट, करेक्ट। इनडायरेक्टली मतलब क्या, मैंने आपको मेरी बुक दी अकाउंटिंग अंडर इंड AS की 50,000 रुपीज़ की बुक दी, आपने वो बुक को दूसरे को सबलीज कर दी, दूसरे को इंड AS एक्सपर्ट को सबलीज कर दी। तो दिस इज व्हाट इनडायरेक्टली ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। बिकॉज आप तो पैसे लोगे ना अगर आप उसको क्या कहते हैं सबमिट कर रहे हो तो। एंड नॉट फ्रॉम ओनरशिप बट फ्रॉम यूज, एंड नॉट फ्रॉम ओनरशिप बट फ्रॉम यूज, इसका मतलब क्या, मैंने इसके अंदर आपको एग्जांपल दिया था टैक्स क्रेडिट का। मैंने बिल्डिंग खड़ी की है SEZ यूनिट में, तो मैंने वो बिल्डिंग SEZ यूनिट के अंदर गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि आपने SEZ यूनिट के अंदर बिल्डिंग खड़ी की है तो आपको हम टैक्स क्रेडिट देंगे। तो मैंने वो बिल्डिंग आपको लीज पे दे दी बट टैक्स क्रेडिट आपको अलॉट नहीं किया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे वो असेट के यूज से इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। नहीं, आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है। आपको अगर वो यूज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहे हैं देन ही ये कंडीशन टिक फुलफिल होती है। यहाँ पे टिक ये फुलफिल होती है ये कंडीशन। तो ध्यान रखने का कि ओनरशिप की वजह से अगर कुछ हो रहा है देन ये कंडीशन आप नहीं बोल सकते कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा। देन हमने पढ़ा था एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, वो प्रोटेक्टिव राइट्स। प्रोटेक्टिव राइट्स का मतलब क्या था, मैंने आपको समझाया था कि प्रोटेक्टिव राइट्स मतलब डिफाइंड स्कोप के अंदर काम करना, सप्लायर के इंटरेस्ट के अंदर काम करना। मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको ट्रक दिया था, मैं सप्लायर हूँ और आप मेरे कूल व्यूअर्स हो, करेक्ट। मैंने आपको ट्रक दिया था एंड मैंने ट्रक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख लिया था कि ट्रक को आप चला सकते हो 1,30,000 किलोमीटर्स में ही। फिर मैं इसका मतलब क्या है, मैंने स्कोप को डिफाइन कर लिया, करेक्ट। तो आपको वो 1,30,000 किलोमीटर के अंदर रह के ही अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है देन ये कंडीशन फुलफिल होती है। और अगर आपको अभी भी ये नहीं समझा प्रोटेक्टिव राइट्स, तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो। व्हाट इज लीज पार्ट 1 में और 2 में, मैंने दोनों में ये कवर किया है। देन अभी राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट, इसका मतलब क्या, इसके अंदर भी दो चीज लिखनी है। क्या, how and for what purpose an asset will be used, how and for what purpose an asset will be used। पहले ये देखना है कि मैंने आपको ट्रक दिया, करेक्ट, मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने आपको ट्रक दिया, तो जो डिसीजन है, जो आपको अधिकार है फैसला लेने का कि के होना चाहिए। के मतलब कैसे एंड किसके लिए द असेट विल बी यूज्ड, मतलब कौन से पर्पस के लिए, कैसे एंड किसके लिए द असेट विल बी यूज्ड। ये डिसीजन लेने का अधिकार आपके पास होना चाहिए, कस्टमर के पास होना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मैंने आपको ट्रक दिया, फिर अगर वो ट्रक को आपको स्टोरेज की तरह यूज करना है या चलाने के लिए यूज करना है वो आपकी मर्जी है, करेक्ट। अगर आपके पास ऐसे डिसीजन मेकिंग राइट्स है ध्यान में बोलूंगा ये कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या देखा था, और पहले मैंने बोला कि होना चाहिए मतलब कैसे एंड किसके लिए द एसेट इज यूज्ड। ये मैं कैसे जानूंगा, अगर मेरे पास रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग राइट्स है तो relevant decision making rights about what, about how and for what purpose the asset will be used। फिर मैंने आपको बोला था कि ये दो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मेंटेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक ऑपरेटिंग द असेट। इसका मतलब क्या कि अगर मैंने आपको असेट दिया है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने आपको एक बिस्किट बनाने वाली मशीन दिया था, ठीक है। अभी आपको चलाना नहीं आता मशीन, आपको ऑपरेटर नहीं है आपके पास, तो आपने क्या बोला मुझे कि ताहा आप मुझे अपना ऑपरेटर दे दीजिए, तो मैंने ऑपरेटर दे दिया आपको। फिर आपने क्या कहा कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता। मैंने बोला क्यों, बिकॉज ऑपरेट कौन कर रहा है असेट को, मैं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा ऑपरेटर है। अरे भाई अग्रीड, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ बट मैं किसके कहने पे ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे डिक्टेट कौन करेगा, डिक्टेट एज इन मुझे बोलेगा कौन कि कभी स्टार्ट करना है कभी एंड करना है।
तो ये सब मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग द एसेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर असेसिंग हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एन एसेट विल बी यूज्ड, ठीक है। बट ये एक ही इसका एक एक्सेप्शन है, क्या है, अगर डिसीजन प्री डिटरमाइंड है तो इसका मतलब क्या कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से ही लिख दिया कि जो ट्रक है ना, ट्रक ओनली चलाने के लिए यूज होने वाली है, ट्रक को स्टोरेज के पर्पज के लिए यूज नहीं करना, ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया गया। तो अभी इसके अंदर देखने का कि मेंटेन एंड ऑपरेट द एसेट कौन कर रहा है। अगर ऑपरेट द एसेट कस्टमर कर रहा है देन ठीक है, बट अगर मैं कर रहा हूँ, मैं जैसे चाहे वैसे चला रहा हूँ, मतलब मेरा ड्राइवर है, मेरा ड्राइवर जैसा चाहे वैसा चला रहा है, देन ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, रॉन्ग, ठीक है। तो अगर अब मैं आपको समराइज करने जाऊँ तो व्हाट इज लीज के अंदर लीज का डेफिनेशन ध्यान रखिए, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड असेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। तो अगर आप ऐसा चार्ट फ्लो अपने दिमाग में रखेंगे तो क्या होगा, पहले देखने का कि आइडेंटिफाइड असेट है कि नहीं, देन क्या देखने का राइट टू कंट्रोल है कि नहीं, एंड देन फिर ये चार्ट फटाफट 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 अपने माइंड में डालने का। तो गाइस मैं ये चार्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अलॉन्ग विथ आवर टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल पे भी मैं पोस्ट कर दूंगा। और आपको कुछ भी क्यूरी हो तो यू नो द कोड गाइस, ritavigroup@gmail.com। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए आगे एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।